हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की विवादास्पद योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जो थी वह उन्हीं योजनाओं की वजह से सबसे अधिक बदनाम भी है और सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है। तो आज हम उसकी एक एक करके उसकी योजनाओं के विषय में बात करेंगे। उसकी योजनाओं से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके उसका राजधानी का परिवर्तन और सांकेतिक सिक्कों का जो प्रचलन है, उन्हीं से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसके क्रम पर बात करेंगे कि जो इसकी योजनाएं हैं उनका जो क्रम है वह दो तरीके से पूछा गया है और यह एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा गया है। तो पहला योजनाओं का जो उसका क्रम है वह राजधानी परिवर्तन से शुरू होता है और दूसरा दोआब में कर वृद्धि है। तो एक एक करके हम इन पर विस्तार से बात करेंगे। पहले योजनाओं के उसके क्रम में क्यों इस तरह का विवाद है उसको देख लेते हैं, फिर हम उसकी योजनाओं पर आएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वह 1351 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो उसकी योजनाओं का जो एक क्रम जो दिख रहा है, सबसे पहले उसने राजधानी का परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया, फिर खुरासान और कराची के अभियान है और अंत में दोआब में कर वृद्धि है। तो उसकी जो योजनाओं का यह जो क्रम है यह पता चलता है अन्य समकालीन स्रोतों के तार्किक विश्लेषण से, जैसे कि जो बीजापुर के राजदरबार में लिखी गई फरिश्ता की तारीख फरिश्ता है और इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, तो उसकी रेहला से और बरनी से, तो अन्य समकालीन जो भी स्रोत हैं उनके तार्किक विश्लेषण से उसकी योजनाओं का यह क्रम पता चलता है कि सबसे पहले उसने राजधानी का परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया और फिर खुरासान और कराची के उसके अभियान हैं। अंत में उसने दोआब में कर वृद्धि की। पर एक और जो क्रम है उसकी योजनाओं का, जो जियाउद्दीन बर्नी अपनी तारीख फिरोज शाही में बताता है, वह यह है। तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह भी पूछा गया है, यह यूपीपीसीएस प्री में 2 बार आया है। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का जो क्रम है यह पूछा गया है। तो बर्नी बताता है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की, फिर राजधानी का परिवर्तन हुआ, फिर सांकेतिक मुद्रा और अंत में खुरासान और कराची के अभियान है। तो जब भी अगर ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है कि दोआब में कर वृद्धि पहले, तो आप समझ लें कि यह बर्नी के अनुसार घटनाओं का क्रम है। यह भी सही है और यह भी सही है, जैसे भी आता है एग्जाम में उसी हिसाब से करें। बर्नी ने योजनाओं के क्रम में गलती की है, क्योंकि उसे जैसे भी घटनाएं याद थी उसने वैसे ही लिखना शुरू कर दिया था, तो इसलिए उसके हिसाब से दोआब में कर वृद्धि उसने पहले लिखी है। और जबकि तार्किक विश्लेषण करके देखने के बाद यह पता चलता है कि राजधानी का परिवर्तन पहले है, फिर सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन है, फिर इसी तरह से खुरासान और कराची के अभियान है, फिर अंत में दोआब में कर वृद्धि है। अब हम आते हैं उसकी राजधानी के परिवर्तन पर, जिससे बहुत से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, उसकी हम विस्तार से। तो सबसे पहले हम उसकी पहली योजना की बात करते हैं, जो राजधानी का परिवर्तन है। राजधानी का परिवर्तन हुआ 1326 और 27 में। जो मोहम्मद बिन तुगलक की विवादास्पद योजनाओं में उसकी सबसे पहली योजना थी, उसका सबसे पहला प्रयास राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाने का था। तो यह हुआ 1326 और 27 में। जो देवगिरी है, देवगिरी उस समय महाराष्ट्र में पड़ता था और देवगिरी का ही नाम बदलकर उसने दौलताबाद किया था। तो राजधानी का परिवर्तन कई जगह दिल्ली से खाली दौलताबाद लिखा रहता है, कई जगह देवगिरी, तो कुछ भी हो सकता है। तो राजधानी उसने दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम ही बदलकर उसने दौलताबाद किया था। तो ये तो था 1326-27 में उसकी पहली योजना, दिल्ली को दौलताबाद ले जाने की। पर उसकी इस योजना के पीछे उद्देश्य क्या था, उसके इस उद्देश्य से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह महत्वपूर्ण भी है कि उसने आखिर राजधानी का परिवर्तन किया ही क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि उसने राजधानी को वहाँ से दिल्ली से फिर वहाँ ले गया। तो उसके राजधानी के परिवर्तन में 2-3 मुख्य उद्देश्य थे।
सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है वह कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, ऐसा कहना है जियाउद्दीन बर्नी का। तो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसका सबसे खास मित्र था और उसे सारी घटनाओं की जानकारी थी। तो वह बताता है कि जो दौलताबाद है उस समय साम्राज्य के केंद्र में था, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको राजधानी बनाने का फैसला किया। और जबकि एक अन्य कारण भी है कि दक्षिण पर प्रभावशाली नियंत्रण सुल्तान स्थापित करना चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि जो दक्षिण भारत है उसको सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में मोहम्मद बिन तुगलक लाया था और उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो दक्षिण पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद करने का फैसला किया कि जिससे दक्षिण के राज्यों पर बहुत आसानी से नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि दिल्ली में रहने से दक्षिण में भयंकर विद्रोह शुरू हो जाते थे और जैसा हुआ भी कि उन्हीं विद्रोहों से विजयनगर और बहमनी जैसे राज्यों का उदय हुआ। तो एक कारण यह था कि दक्षिण पर प्रभावशाली नियंत्रण। एक अन्य कारण जो इब्न बतूता में बताता है, और यह कारण पूछा भी गया था अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था कि कथन और कारण में कि जो इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन के पीछे कारण था कि दिल्ली के निवासी सुल्तान को कलंकपूर्ण और अपमानपूर्ण पत्र लिखते थे, उसे गालियां लिख करके भेजते थे। तो सुल्तान उन्हीं को दंडित करने के लिए तो उसने यह योजना लाई कि उनको दंडित करने के लिए उसने राजधानी का परिवर्तन किया। तो यह कारण हमें बताता है इब्न बतूता। उसने ही कहा है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियां लिखते थे, तो इसी वजह से उन्हीं को दंडित करने के लिए उसने राजधानी का परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन के बाद अब हम देख रहे हैं कि उसके सांकेतिक सिक्कों का जो प्रचलन था, जो करेंसी मुद्रा प्रणाली थी, उसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है और जो इम्पोर्टेंट है। तो उसने सांकेतिक सिक्के का जो प्रचलन है वह शुरू किया 1329-30 में। और इसके पीछे जो वजह थी उस पर हम आएंगे। तो इसमें हुआ क्या सांकेतिक सिक्कों में कि उसने जो चांदी का टका होता था उसी के मूल्य के बराबर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के जो टके का जो मूल्य था उसी के बराबर होता था। तो यही थी उसकी सांकेतिक मुद्रा प्रणाली कि जो चांदी के टके का जो मूल्य था उसी के मूल्य के तांबे और कांसे के सिक्के उसने चलवाए। तो इसके पीछे कारण क्या था सांकेतिक सिक्कों को चलाए जाने का? तो इतिहासकार बताते हैं, जियाउद्दीन बर्नी का ही कहना है कि उस समय चांदी की विश्वव्यापी कमी थी। नहीं, चांदी की विश्वव्यापी कमी थी यह बर्नी का कहना नहीं है। बर्नी ने कहा है कि उसकी सेनाओं को राजकोष की रिक्तता और साथ में सेनाओं की जो आवश्यकता है उस वजह से किया गया। पर इतिहासकार बताते हैं कि चांदी की जो विश्वव्यापी कमी थी इस वजह से सुल्तान ने ऐसा करने पर विवश हुआ। चांदी की विश्वव्यापी कमी से सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इसका सबसे पहला जो विवरण है यह है, एक इतिहासकार हैं ईश्वर टोपा, उन्हीं के अनुसार सबसे पहले उन्हीं ने चांदी की विश्वव्यापी कमी की बात कही कि इस वजह से सुल्तान ने ऐसा किया। तो आप इसमें देखें तो सांकेतिक सिक्के जो चांदी का टका था उसी के मूल्य के बराबर तांबे और कांसे के सिक्के सुल्तान ने चलवाए। और उसके पीछे कारण था कि चांदी की विश्वव्यापी कमी उस समय थी और साथ में राजकोष भी उसका रिक्त हो चुका था। क्योंकि बर्नी कहता है कि उसने जो भी अनुदान दिए और जो सुल्तान बनने के बाद जो बांटे लोगों को जो धन दिया उस वजह से राजकोष रिक्त हो गया था। और इतनी बड़ी सेना उसने रखी थी और उन सेनाओं को वेतन देने के लिए चांदी की कमी थी और उसी को बचाने के लिए उसने चांदी के मूल्य के बराबर इस तरह के सिक्के चलवाए। पर उसकी यह योजना विफल हो गई। जैसा कि उसकी इस योजना की विफलता में सबसे बड़ा कारण था कि जो सांकेतिक सिक्के चलाए गए उनमें उसकी पहचान करने का कोई भी स्पष्ट चिन्ह, कोई विशिष्ट ऐसी मुहर उसमें नहीं बनाई गई जिससे कि असली और नकली सिक्कों में पहचान की जा सके। तो इसी वजह से नकली सिक्के बहुत ज़्यादा साम्राज्य में बनने लगे और असली और नकली सिक्कों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया।
तो जिस वजह से सुल्तान को बाद में एहसास हुआ कि लोग नकली सिक्के बना रहे हैं, और इस तरह से नकली सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर साम्राज्य में लगने लगा। फिर जाकर के जब सुल्तान को लगा कि ये योजना विफल हो गई है, तो इसीलिए इसने इस योजना को वापस ले लिए। तो विफलता के पीछे कारण था कि उसने जो सांकेतिक सिक्के चलवाए थे तांबे और कांसे के, उनमें कोई विशिष्ट चिन्ह या मुहर नहीं थी जिससे कि पता चल सके कि कौन से सिक्के राज्य द्वारा राज्य की टकसालों से जारी किए गए हैं, और जबकि नकली सिक्कों को लोग बना लेते थे। तो इसी वजह से यह योजना विफल हो गई। तो यह था उसके सांकेतिक सिक्के। इसमें दो बातें और महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं कि जो सांकेतिक सिक्का था वह किस धातु का बना था। तो पहले भी पूछा गया है। तो जो तांबे का सिक्का है, यह कहना है बर्नी का कहना है कि जो सांकेतिक सिक्का था वह तांबे का था, यह बर्नी का कहना है। और जबकि कांसे का जो सिक्का है यह बताता है फरिश्ता। फरिश्ता का कहना है कि जो जो ये सांकेतिक मुद्रा थी यह कांसे की बनी थी। तो यह भी जानते रहे, यह भी पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। तो ये हो गया। अब इसके सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन के बाद उसने फिर खुरासान और कराचिल का अभियान शुरू किया। तो खुरासान व कराचिल का अभियान दोनों एक ही हैं। खुरासान को जीतने के लिए, खुरासान अभियान के लिए उसने दो तीन जैसे मिस्र और साथ में ट्रांसक्सियाना के शासकों के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने गठबंधन बनाया, और वह वहाँ काबुल और कंधार और साथ में इराक को भी उधर की तरफ कब्जा करना चाहता था। तो खुरासान अभियान का ही हिस्सा कराचिल अभियान था। कराचिल जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में जो कुल्लू है, उसी से कराचिल की पहचान की गई है। तो खुरासान को जीतने के लिए मार्ग में कराचिल को जीतना आवश्यक था। तो यही इसका यह खुरासान और कराचिल का अभियान था। यह बहुत पूछा नहीं गया है, पर दोनों योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों ही विफल रही। इसके लिए सुल्तान ने बहुत पर्याप्त तैयारी की थी। कहते हैं कि 3,70,000 की उसने सेना तैयार कर ली थी, और सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया गया था। लेकिन उसकी योजना यह हो नहीं सकी। इस बस प्लान ही बना और फिर बाद में यह भी पूरी तरह से विफल रही। तो यह तो थी उसकी खुरासान और कराचिल का अभियान। अब आते हैं हम अंत में उसकी दोआब में कर वृद्धि। तो अब इसके पहले सबसे राजधानी का परिवर्तन और सांकेतिक सिक्कों का जो प्रचलन है, फिर खुरासान और कराचिल के अभियानों से, उन तीनों योजनाओं की विफलता से राजकोष पर बहुत दबाव पड़ा और उसका जो राजकोष है खाली हो गया। तो सुल्तान ने इसकी भरपाई करने के लिए दुआब में कर वृद्धि करने की योजना बनाई, और गंगा यमुना का दुआब उस क्षेत्र में जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ करों की दर 50% तक बढ़ा दी। तो यही था दुआब में कर वृद्धि कि जब उसकी योजनाएं यह विफल हो गई और राजकोष रिक्त हो गया, तो उसने दोआब में भू राजस्व की जो दर है वह 50% कर दी। भू राजस्व की दर 50%, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी थी। तो उसने भी भू राजस्व की दरों को 50% तक किया था। तो इन्हीं सब वजहों से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में करों की दर बढ़ा दी। बर्नी कहता है कि करों की दर में 10 से 20 गुना की वृद्धि की गई। तो उसमें उसका भी एक कथन है। फिर पर उसी समय जब दोआब में कर वृद्धि की गई, उसी समय दोआब क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और यह अकाल बताते हैं 5-6 वर्षों तक रहा, और जिसकी वजह से किसानों ने भू राजस्व चुकाने से मना कर दिया और किसानों का भयंकर विद्रोह हो गया। उन्होंने गाँव को जला दिया और साथ में खेती किसानी छोड़कर भागने लगे। फिर वहीं बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही एक कृषि विभाग की स्थापना की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत पूछा जाता है। यह हम मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्थिक सुधार है उसमें देखेंगे कि उसने फिर दोआब में कर वृद्धि से जब अकाल पड़ा और किसानों ने खेती किसानी छोड़ दी, तब दीवान अमीर को ही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की गई और कृषि को विस्तार देने की और फिर से कृषि किए जाने की इस योजना को फिर से वह लाया। तो यह सब आगे होगा। तो यही था इसमें उसकी योजनाओं में।
विवादास्पद, जिसमें सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन है, फिर सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन है, फिर खुरासान और कराचिल के अभियान है, और अंत में दोआब में कर वृद्धि है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा अगर तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।